तो देखिए जी, हम लोग का विटामिन चल रहा था और जो है कल तक हमने पार्ट 5 करा था और इसे आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। पपीते में मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 का एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? दूध नहीं है, जबकि आम, गाजर, पपीता है। आम, पपीता एवं गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहती है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है जो जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। सींग, हॉर्न्स, नाखून, नेल्स, खुर, हूप्स, बाल, हेयर्स इत्यादि में अल्फा केराटिन पाए जाते हैं। सींग में, नाखून में, खुर में, बाल में इत्यादि में अल्फा केराटिन पाए जाते हैं। बाल जिसे प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? केराटिन। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? केराटिन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह सेलुलोज का बना होता है। केश, बाल, लूता, रेशम, स्पाइडर सिल्क और खुर मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से प्रोटीन? अल्फा केराटिन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी पाए जाते हैं। प्रोटीन्स एमिनो अम्लों की यौगिक होती है, अर्थात एमिनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? वी, अवरक्त किरणें। उष्मा, एक्सरे, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते रहते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती है। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। वृद्धों के उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतर होती है। तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है।
प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है डी 45 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 45 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम है। वसा की मात्रा 20 ग्राम तथा कैल्शियम एवं आयरन की मात्रा क्रमशः 400 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम होती है। जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कुल आहार का 10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा प्रतिदिन 65 ग्राम से 70 ग्राम है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों की प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिनों और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में समान वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। मदर्स मिल्क बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहां एक ओर बच्चे को अधिक विटामिन एवं प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता रेजिस्टेंस करने की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज, जिसे दूध शर्करा मिल्क शुगर कहते हैं, की सर्वाधिक मात्रा माता के दूध मिल्क में होती है। माँ के दूध से बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। लौ का अभाव होता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौ पोषक तत्वों का अभाव होता है। दूध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलोस्ट्रम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। दूध मिल्क विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च C6H10O5 या मंड एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। स्टार्च या सेलुलोज दोनों का वनस्पतिक उद्भव है। दोनों गुण अणु या बहुलक अर्थात पॉलीमर्स हैं तथा दोनों ग्लूकोज C6H12O6 अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इसमें घोल में रंग प्रदान नहीं करता है। मंड स्टार्च पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है,
इसके सर्जन में कैल्सीफेरोल पाया जाता है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सिफेरोल या अर्गेकैल्सिफेरोल। कोलेकैल्सिफेरोल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। अर्गोकैल्सिफेरोल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रोल नामक पदार्थ में इष्ट कोशिकाएं करती है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? डी कैल्सीफेरोल। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं होता? दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। दूध में विटामिन B1, B2, नियोसिन, विटामिन B6, B12 आदि पाए जाते हैं, अतः कथन ए सही नहीं है। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? अतिपोषण से, अल्पपोषण से, अस्वस्थ से, तीनों से होता है। कुपोषण माल न्यूट्रिशन की स्थिति असंतुलित पोषण अर्थात अल्पपोषण या अतिपोषण के कारण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 4। सामान्य भोजन 75 ग्राम वसा होनी चाहिए और आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों एसेंशियल फैटी एसिड्स का संश्लेषण नहीं कर सकती, अतः कथन 3 असत्य है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन ओमेगा युक्त 3 फैटी एसिड्स का सर्वोत्तम इकाई है? अलसी। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेनिक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते और इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि हैं। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणुओं,
वायरस, कवकों, फंगी इत्यादि को श्वेत रुधिराणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। ये सही है, किंतु आर गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन B12 का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता है। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। स्पष्ट है कि कारण आर असत्य है। ये गलत है, परंतु आर सही है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन क्या होता है? अनिवार्य होता है, जबकि मानव शरीर के लिए अपने सभी विटामिनों को संश्लेषण करता है। ये गलत है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। इनकी कमी से हीनता रोग, डेफिशिएंसी डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव शरीर में सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है। हालांकि कुछ विटामिन जैसे डी, के तथा B12 आदि मानव में संश्लेषित होते हैं। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। ये गलत है, परंतु आर सही है। ग्लाइसिन, सेरीन तथा टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल हैं, जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 11 अतात्विक अनिवार्य होते हैं। अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। शेष 9 को स्तनीय भोजन से प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक अनिवार्य अमीनो अम्ल यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अतः अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होता है? तो ये हमारा 18 मार्क है। सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्प में भोज्य पदार्थ में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? सी, अंडा। प्रश्नगत विकल्पों में अंडा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल। उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। शरीर की ऊष्मा का क्षय। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा
शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। यह वसा स्तर शरीर को आकृति तथा प्लावकता ब्योसेंसी प्रदान करने तथा गद्दी की भांति अंतरंगों को बाहरी दबाव एवं आघातों की सुरक्षा करने का कार्य भी करती है। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा। वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है प्रोटीन। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल अकार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। ए और आर दोनों सत्य हैं। सूरजमुखी सनफ्लावर एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृतबीजी पौधा है। एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत यह आवृतबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। ज्ञातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए अच्छा पोषक तत्व है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट संतृप्त वसाओं सैचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनके अणु में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे आबंध वाले वसा अम्ल नहीं होते हैं, अतः ये जाड़ों में ठोस या अर्धठोस हो जाते हैं। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती हैं, जिनसे वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग करने से मिलाकर चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको पूरा कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 157। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में क्या होता है, बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व होता है। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान को उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर डी
1 2 3। कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं की हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। ट्रांस फैट का उपभोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस कारण प्रश्नगत कथनों से तीनों सही है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो ये वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा फैट का एक प्रकार हमारा शरीर भोजन से प्राप्त उपयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल्स में संचित होता है। तो ये हमारा विटामिन्स कंप्लीट हुआ और ये जो था हमारा पार्ट 6 था। ठीक है, और कल हम चलेंगे श्वसन तंत्र। ओके।